अध्याय 171 दुख। लिली ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से मेरे पति ने मुझे विरासत नहीं छोड़ी। आपके लिए आपके पति और बच्चे आपके जीवन है, लेकिन मेरे लिए केवल मेरे पति ही मेरी दुनिया है। यह काफी है लिंगर, डेनियस ने आगे बढ़ते हुए आह भरी। नहीं, कृपया एक पल रुको। सु हुआलिंग ने उसे अवरुद्ध कर दिया। उसकी आंखों ने उसे एक निवेदन दृष्टि से देखा। उसने उसे देखा और फिर एक कदम पीछे हट गया क्योंकि वह उसे रोते हुए देखने के लिए खुद को नहीं ला सका। वह जानता था कि वह बहुत दयालु थी और इस तरह के दुखद अंत को पचा नहीं सकती थी। सु हुआलिंग ने पीछे मुड़ने से पहले एक गहरी सांस ली और लिली को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लिली की आंखों में एक हल्की निर्ममता चमक उठी क्योंकि वह सु हुआलिंग पर चिल्लाई, मैं खुद को वेश्या बनने के बजाय खुद को मारना पसंद करूंगी। अपना गला काटने की कोशिश करने से पहले उसके हाथों में एक खंजर दिखाई दिया। नहीं, सु हुआलिंग जम गया। लेकिन इससे पहले कि लिली अपना गला काट पाती, एक छोटे से हाथ ने अचानक उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे उसकी गर्दन से सिर्फ 1 इंच दूर उसका खंजर रुक गया। लिली ने अविश्वसनीय रूप से उस लड़के को देखा जो पहली नजर में 15 साल का लग रहा था। उसका पहला विचार यह था कि वह उस पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि दूसरा पक्ष 15 साल की लड़की की तरह लग रहा था, धीरे धीरे स्पष्टता हासिल करने से पहले उसकी अभिव्यक्ति भ्रम में बदल गई। मुझे अकेला छोड़ दो लड़का, मैं मरना चाहता हूँ। डेविस ने अपना मुंह खोलने से पहले एक गर्म मुस्कान दी। बड़ी बहन, मुझे लगता है कि आपके दिवंगत पति को यह पसंद नहीं होगा कि आप खुद को सिर्फ इसलिए मार दे क्योंकि वह मर गया। लिली एक पल के लिए हक्का-बक्का रह गई, इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाते हुए बेहोश हो गई। अगर मैं अपना जीवन किसी अन्य व्यक्ति के साथ बिताऊं तो मेरे पास बाद के जीवन में उससे मिलने का चेहरा नहीं होगा। फिर उसने उसे अजीब तरह से देखा, तो फिर अपना शेष जीवन अकेले बिताने के बारे में क्या? लिली ने अपने सवाल पर फिर से हंसते हुए कहा, छोटे बच्चे, आप नहीं जानते कि दुनिया कैसे संचालित होती है। यहाँ तक कि अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो परेशानी आपको ढूंढ रही है। यहाँ तक कि अगर मैं अकेला रहता हूँ तो मेरा दिल अनजाने में अपने छेद को भरने के लिए किसी और की तलाश करेगा। यह बड़ी बहन पहले से ही 80 साल से जीवित है। आप कह सकते हैं कि मैंने एक आदर्श नश्वर जीवन जिया। डेविस ने उसकी आंखों को देखा जो इसके लिए एक हल्का दृढ़ संकल्प रखती थी। फिर उसने अपना मुंह खोला। बड़ी बहन, लगता है कि आप किसी चीज के बारे में गलत है। ओह, मैं किस बारे में गलत हूँ? लिली ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह मुस्कुराया, मैं यहाँ आपको जीने के लिए मनाने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको मारने के लिए यहाँ हूँ। लिली ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगी। हाँ, बच्चे, आपकी योजना मुझ पर काम नहीं करेगी। जीने की अपनी इच्छा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम हैं? ऐसा नहीं है। मैंने सोचा था कि आपके दिवंगत पति आपको आत्महत्या का प्रयास करने के लिए खुद से नफरत करेंगे। यही कारण है कि मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए ताकि मैं उसकी नफरत को खुद पर इकट्ठा कर सकूं। लिली चौंक गई। आह, यह तुम्हारे लिए बहुत दयालु है, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं गिरा हूं कि एक बच्चे को मेरी मौत का बोझ उठाना पड़े। यह वास्तव में यही कारण था कि उसने लीडर डेनियस को उसे मारने के लिए कहा। यदि उसने ऐसा किया तो उसे स्वर्ग के क्रोध का सामना करने के लिए खुद को मारना नहीं पड़ा। अब अगर आप उतना ही दयालु होंगे जितना कि पकड़ना बंद करना। उसने अचानक अपने शब्दों को रोक दिया क्योंकि उसकी आंखों ने अपनी रोशनी खो दी थी। डेविस ने उसके कंधों को पकड़ लिया, जिससे वह धीरे धीरे अपने घुटने की स्थिति से अलग हो गई, जिससे उसे गिरने से रोक दिया गया। मुझे आशा है कि बड़ी बहन पुनर्जन्म लेगी और आपके अगले जीवन में आपके पति के साथ रहेगी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया और धीरे धीरे उसे रेतीली जमीन पर लेटा दिया। मर गया? सु हुआलिंग अपनी आंखें चौड़ी करके बुदबुदाया। पीछे मुड़ने और अपने पति को गले लगाने से पहले उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। दानियोस ने उसे कसकर गले लगा लिया क्योंकि वह सो रही थी, जबकि उसकी 2 बहनें चिंतित होकर उसे सांत्वना देने के लिए आगे आईं। हालांकि उनकी नजर उस फिगर पर टिकी थी जो 15 साल के लड़के की तरह लग रहा था। डेविस ने लिली को देखा और आह भरी। उसकी हत्या के 2 कारण थे। एक, वह उसके साथ सहानुभूति रखता था और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसे जल्द से जल्द अपनी आत्मा को ठीक करने की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने उसे मरने की इच्छा की अस्थायी, अभी तक दृढ़ इच्छा देने का फैसला किया। उसने अचानक उसकी भावनाओं के साथ सहानुभूति व्यक्त की, जिससे उसे उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ी। उसने उसे डेथ नोट के साथ लगभग दर्द रहित रूप से मार डाला था, उसकी आत्मा को अवशोषित कर लिया था और यह भी सुनिश्चित किया था कि उसकी आत्मा शक्ति में थोड़ा उतार चढ़ाव हो। यह पूछे जाने पर कि वह पुनर्जन्म लेगी या नहीं, वह जानता था कि वह ऐसा करेगी जैसा कि उसने डेथ नोट से इस मामले के बारे में कुछ समय बाद पूछा था, जिसमें कहा गया था कि जो लोग इसका उपयोग करते हैं वे पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। जाहिर है, एक व्यक्ति के आत्मा सार में 10 घटक होते हैं, अर्थात 7 भौतिक आत्माएं और 3 आध्यात्मिक आत्माएं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आध्यात्मिक आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है, जबकि भौतिक आत्माएं मृत शरीर में या उसके आसपास रहती है और सड़ती है। डेथ नोट जो अवशोषित करता है वह भौतिक आत्माएं हैं जो प्रकृति में यिन है, आध्यात्मिक आत्माओं के विपरीत जो प्रकृति में यांग है। इसलिए जो कुछ उसने सभी पीड़ितों से ग्रहण किया वह केवल उनकी आत्मा सार की 7 भौतिक आत्माएं थी, न कि उनकी 3 आध्यात्मिक आत्माएं। जहां तक वह अपने पति के साथ पुनर्मिलन करेगी या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर था। कुछ क्षण बीतने से पहले डेनियस ने सु हुआलिंग को गले लगाना बंद कर दिया और उसके सामने कदम रखा क्योंकि उसने अपना मुंह ठंडा खोला। तुम कौन हो? यह सुनकर डेविस डेनियस को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक चिंतित आवाज गूंज उठी। वह डेविस है, एक बच्चा जो अपने मालिक की मृत्यु के बाद पहाड़ों को छोड़ दिया है। मैंने उसे क्रूर गिद्ध के चंगुल से बचाया। सु हुआलिंग ने जल्दबाजी में परिचय दिया। फिर उसने बताया कि जब वह उससे मिली थी तब से क्या और सब कुछ हुआ। वे तीनों कहानी के उसके हिस्से को सुनकर आश्चर्यचकित थे, हालांकि उनके दिमाग में कुछ संदेह थे। अध्याय 172 डॉग, क्या आप असली हैं? वह क्रूर गिद्ध के रिश्तेदारों से लड़ने और मारने में कामयाब रहा? सु हुआलिंग ने अपने चेहरे पर एक बेवकूफ अनुभव के साथ पूछा। उसने लाल रंग का वस्त्र पहना था और उसके चेहरे पर एक घूंघट था, लेकिन उसकी आंखें सु हुआलिंग के समान थी। उसके पास छोटे मखमल के रंग के बाल थे जो उसकी गर्दन तक पहुंचते थे, उसकी पहली बहन के विपरीत जिसके कमर की लंबाई के बाल थे। वह सु हुआलिंग की दूसरी बहन है, जबकि दूसरी तीसरी बहन है। सु हुआलिंग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, जिससे उन्हें संदेह में अपनी आंखें झपकानी पड़ी। वह देख सकता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। मैं देख रहा हूँ। दानियोस ने अपनी थोड़ी को पकड़ा और सिर हिलाया। फिर वह आगे बढ़ा और कहा, लिंगर, उसकी आत्मा की साधना तुम्हारी तुलना में अधिक ऊंची होने के कारण यह स्वाभाविक है कि आप उसके भेद से नहीं देख सकते हैं। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने कहा, मैं एक इंसान हूँ।
डेनियोस ने लिली के शरीर पर नजर डाली और कहा, और उसने हमारे क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज के एक सदस्य को मार डाला। क्या तुम उसे भी मार डालोगे? डेविस ने शांत चेहरे के साथ पूछा। डेनियोस ने जवाब दिया, जब उसने एक हल्का दबाव छोड़ना शुरू कर दिया, यह अलग है। मैं क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज का नेता हूं और एक तरह से मेरे पास उसके जीवन और मृत्यु का फैसला करने का अधिकार है। क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे आपके क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज में शामिल होना है? डेविस ने अपने घुटनों को थोड़ा नीचे करते हुए अपने दांतों को किरकिरा कर लिया, जो डेनियोस के थोड़े से दबाव का भी सामना करने में असमर्थ था। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं कि हम आपका असली रूप भी नहीं जानते हो। इसके अलावा लिली ने मुझे उसे मारने के लिए कहा, आपको नहीं। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था। ओह, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं एक इंसान हूँ। तो फिर आप वास्तव में क्या चाहते हैं, क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज लीडर डेनिस? मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक भी हड़ताल का सामना करें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप मेरे क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी को छोड़ने या शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। डेनियोस ने उस पर दबाव डालना बंद कर दिया। डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अब शांत अभिव्यक्ति रखने में असमर्थ। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? मैं तुम्हारा दबाव भी नहीं झेल सकता। वह जानता था कि अगर डेनियोस ने उस पर आकस्मिक रूप से हमला किया तो उसे मार दिया जाएगा। वह बस इतना समझ गया था कि दूसरी पार्टी संभवतः निम्नस्तरीय छठे चरण के कल्टीवेटर की तुलना में मजबूत थी। बेशक मैं अपनी आत्मा साधना का उपयोग करूंगा। डेनियोस, पति, आप ऐसा नहीं कर सकते। सू हॉलिंग डेविस के सामने खड़ी हो गई और अपने पति को ब्लॉक कर दिया। फिर मैं खुशी से आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा, भाड़े के नेता डेनियोस। डेविस मुस्कुराया। उनके पास दूसरी पार्टी से आत्मा के हमले का बचाव करने का आत्मविश्वास था। आखिरकार आत्मा को विकसित करना सबसे कठिन था। वह जानता था कि उनकी आत्मा साधना के बीच बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने जांच करने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, लिंगर को एक तरफ रख दो, डेनियोस ने कहा और अपने हाथों को काट लिया। सू हॉलिंग ने डेविस को चिंतित होकर देखा, केवल उसे मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए देखा। इस महिला के लिए जिसने उसे मौत के चंगुल से बचाया, वह आभारी था और उसे कोई परेशानी नहीं देना चाहता था। रुको, डेविस चिल्लाया। डेनियोस ने उसे देखा, क्या? मुझे कुछ मिनट दे। मेरी आत्मा घायल हो गई है और मुझे इसे ठीक करना होगा, या आपका हमला मुझे उन सभी के लिए मंद कर सकता है जो हम जानते हैं। डेनियोस ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है। सू हॉलिंग ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह एक तरफ चली गई। मैं आपको बता रही हूँ, वह निश्चित रूप से एक मानव बच्चा है। उसने डेनियोस को एक आत्मा संचरण भेजा। मैं बस यह सुनिश्चित कर रहा हूँ। एक जवाब वापस आया जिससे उसे आराम मिला। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक गोली निगलने का नाटक किया, लेकिन इसके बजाय लिली से अवशोषित पीक लेवल यंग सोल स्टेज को परिष्कृत किया। इसे देखने से उन्होंने अनुमान लगाया कि लिली अपनी सभी खेती प्रणालियों पर समान ध्यान दे रही थी। जल्द ही उसने अपनी आत्मा को शोधन से ठीक कर दिया और डेनियोस के सामने खड़ा हो गया। डेविस, मेरे हमले का सामना करो, डेनियोस ने हाथ का इशारा करते हुए कहा और उसकी ओर इशारा किया। डेनियोस चिल्लाया, वेरिएबल फेदर थ्रस्ट। चुपचाप तैरने से पहले उसकी उंगली के सामने एक चांदी का चमकता हुआ पंख बन गया। इसके बाद वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। डेविस की अभिव्यक्ति बदल गई। अच्छा नहीं। वह उस पंख में निहित आत्मा शक्ति की भारी मात्रा को महसूस कर सकता था और अब वह अपने प्रतिद्वंदी की आत्मा साधना के स्तर को कम कर सकता था। डेनियोस निम्नस्तरीय एल्डर सोल स्टेज तक पहुंच गया था, जो सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में 5वां चरण था। डेविस फुसफुसाए और एक चमकती रोशनी ने उन्हें घेर लिया। सेक्रेड सोल शील्ड। चांदी का चमकता हुआ पंख बाधा के पास पहुंचा और अचानक बड़ा हो गया, जिससे उसकी पुतलियां फैल गई। बूम! एक बड़ा विस्फोट गूंज उठा, जिससे डेनियोस के चेहरे पर एक गूंगा भाव आ गया, क्योंकि उसने कहा, मिड लेवल एडल्ट सोल स्टेज। वह रुकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेनियोस ने अपनी आत्मा साधना के स्तर को महसूस किया जब उसने आत्मा बाधा डाली और अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सका। पिछली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि डेविस की आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव हुआ जब डेविस ने लिली को मार डाला, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो वह अपनी आत्मा की साधना का अनुमान नहीं लगा सके। इसलिए उन्हें आधा यकीन था कि डेविस एक पुराने विशेषज्ञ थे जो कुछ करने के लिए एक मानव बच्चे के रूप में अलग थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। भले ही सू हॉलिंग ने पहले ही अपने सोल कल्टीवेशन लेवल के बारे में बता दिया था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि डेविस ने अपनी सोल कल्टीवेशन को उससे छिपाने में कैसे कामयाबी हासिल की, क्योंकि वह लगभग एक प्रमुख क्षेत्र था जिससे उसका वर्तमान संदेह पैदा हुआ। डेविस को घेरने वाली चांदी की रोशनी गायब हो गई और हर किसी की दृष्टि में एक असुरक्षित चमकदार आकृति दिखाई दी। डेविस मुस्कुराया क्योंकि उसके चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान देखी जा सकती थी। मैंने सफलतापूर्वक आपकी स्ट्राइक का सामना किया। सेक्रेड सोल शील्ड तब तक सिकुड़ गया जब तक कि यह उसके शरीर से केवल कुछ सेंटीमीटर दूर नहीं था, और इसका परिणाम यह हुआ कि इसकी रक्षात्मक शक्ति एक जबरदस्त डिग्री तक बढ़ गई। इसके साथ वह बिना किसी नुकसान के दूसरी पार्टी से आत्मा के हमले का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम था। डेनियोस मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने कदम को अवरुद्ध होते हुए देखा था, लेकिन अंदर से वह इस तथ्य से काफी चौंक गया था कि इस उम्र का एक मानव बच्चा उसके हमले को रोक सकता है। क्योंकि डेविस ने अपनी आत्मा साधना का खुलासा किया था, इसलिए डेनियोस कम से कम पुष्टि कर सकता था कि उसने अपनी जाति और उम्र को छिपाया नहीं था। अब जब उन्होंने पुष्टि की थी कि डेविस एक बच्चा था, तो उन्होंने आत्मविश्वास से विश्वास किया कि एक जूनियर संभवतः अपने खेती के स्तर के सामने एक भेष नहीं डाल सकता था। क्योंकि आपने मेरे हमले का सफलतापूर्वक सामना किया है, आप या तो छोड़ने या हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। डेनियोस ने शांति से कहा, उसका स्वर एक आदेश की तरह था। सू हॉलिंग आगे आई और मुस्कुराई, उसकी ताकत से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी, उसकी अन्य दो बहनों के विपरीत जिनके मुंह सदमे में खुले थे। अध्याय 173 मैं आपकी देखभाल में रहूंगा। डेविस, मैं अपने पति द्वारा दिखाई गई अशिष्टता के लिए माफी मांगती हूँ। कृपया समझे कि हमें स्थिति अपूरणीय होने से पहले अज्ञात और संदिग्ध लोगों से निपटना चाहिए। सू हॉलिंग ने अपने चेहरे पर एक असहाय भाव के साथ कहा। डेविस ने उसे देखकर मुस्कुराया क्योंकि उसने समझ में अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, एक भाड़े के सैनिक होने के अपने नुकसान भी हैं, खासकर रेगिस्तान में। इसके अलावा वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने अपने सदस्यों में से एक के साथ क्या किया था। उसकी इच्छा को पूरा करने के अलावा उसे असुरक्षा की एक हल्की भावना भी थी क्योंकि उसकी आत्मा घायल हो गई थी। उसने गलत इरादे से उस पर कार्रवाई की या नहीं, यहाँ तक कि वह भी यह नहीं कह सकता था। यह सही है, हमारे पति आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या आप वास्तव में एक मानव बच्चे थे। सू हॉलिंग की आवाज मधुर संगीत के एक टुकड़े की तरह लग रही थी, जिससे कोई भी मंत्रमुग्ध हो गया। जैसा कि दूसरी बहन ने कहा, वह वास्तव में नुकसान का मतलब नहीं था।
वह आपके प्रति कठोर होने का कारण यह था कि आप हम में से एक नहीं थे। अगर आप होते तो वह आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करता। सु हुआजिंग ने कहा, उसकी आवाज थोड़ी मोहक और काफी अहंकार से भरी हुई है। उसने नीले रंग का चोगा पहना था और उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसकी आंखें उसकी अन्य दो बहनों की तरह ही थी। उसके पास लंबे मखमल के रंग के बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे, पोनीटेल में बंधे होते थे। डेविस ने उनके अद्वितीय लक्षणों को देखा और डेनियूज से ईर्ष्या महसूस की। वह अभी उसे तीनों सुंदरियों को अपनी गोद में रखने के लिए कोस रहा था, खासकर क्योंकि वे 3 बच्चे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी उसे अपने जीवन के रूप में भी देखते थे। इसके पास किस तरह की किस्मत थी। वह चिल्लाया, लेकिन सतह पर उसका चेहरा हमेशा की तरह उदासीन था। मैंने कोई अपराध नहीं किया, नहीं मेरे पास आप लोगों को अपमानित करने की क्षमता है। डेविस ने उन्हें देखते हुए कहा। उसका बचकाना व्यवहार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डेथ नोट के साथ भी वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था कि वह उन्हें मार सकता था, क्योंकि उनकी सार इकट्ठा करने की खेती उनकी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन से लगभग 3 प्रमुख चरण अधिक थी। क्या वह वास्तव में उन्हें मार सकता था अगर 2 खेती प्रणालियों के बीच इतना व्यापक अंतर था? क्या होगा अगर उसे अचानक एक दुर्लभ कृषक का सामना करना पड़ा, जिसके पास या तो बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम या एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन सिस्टम में 9वीं चरण की खेती थी, लेकिन उसके पास एक शानदार फर्स्ट स्टेज सोल कल्टीवेशन सिस्टम था? क्या वह उस किसान को भी मार सकता है? उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं पता था। डेथ नोट उन्हें तब तक जवाब नहीं देगा जब तक कि उन्होंने सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में अपने स्तर से एक मौके का उपयोग नहीं किया, जो वर्तमान में उनके पास नहीं था, एक भी नहीं। या हो सकता है कि अगर उसने पूछा भी हो तो डेथ नोट को जवाब नहीं पता हो सकता है। इसके अलावा मैं, डेविस, मेरे जीवन को बचाने के लिए मिस सु हुआलिंग का बहुत ऋणी हूँ। उसने कहते हुए उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। यात्रा के दौरान उसने उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार किया, संभवतः क्योंकि उसने कहा कि उसके पास उसकी उम्र के आसपास 2 बच्चे हैं। अनजाने में इसने उस पर उसकी अच्छी छाप पैदा की। क्या इसका मतलब है कि मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? सु हुआलिंग ने पूछा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी। बेशक, अगर यह कुछ भी अतिरंजित नहीं है, डेविस ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन जल्दी से एक अजीब मुस्कान लौटा दी। उन्होंने कहा, यह कुछ भी अतिरंजित नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप हमारे क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज में शामिल हो। सु हुआलिंग व्यापक रूप से मुस्कुराया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। बेशक, यदि आप चाहें तो आप इनकार कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन इसके साथ आप अपना कर्ज चुका चुके होंगे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसने सौम्य स्वर में कहा। डेविस ने उसे देखा और सोचा कि वह एक भ्रम देख रहा था। क्या उसके जैसे दयालु लोग इस दुनिया में मौजूद हैं? या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है? उसे उसकी बातों पर शक हुआ। हमसे जुड़े। यदि आप हमारे साथ मिशन करते हैं तो आप बहुत सारे संसाधन अर्जित करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आपको पहाड़ों में पूरे दिन खेती करने के बजाय दुनिया का अनुभव मिलेगा। सु हुआजिंग ने कहा। उसका स्वर थोड़ा जोरदार था। डेविस ने उसे देखा। वह देख सकता था कि उसने उसे नीचा नहीं देखा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यह उसका चरित्र था। शायद वह अपनी 2 बहनों के कारण एक बिगड़ैल महिला की तरह है। उसने सोचा कि वे उसे लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि उसने सही अनुमान लगाया था। इतना शक्तिशाली मत बनो, जिंगर। यह उसका निर्णय है, तुम्हारा नहीं। सु हुआबिंग ने हस्तक्षेप किया, जिससे सु हुआजिंग को एक क्रोध के साथ बाहर निकलना पड़ा। डेविस अपने दिल में सूख कर हंसे। इसके बाद वह चुप रहा क्योंकि वह इसके बारे में सोच रहा था। उसने जो देखा था उससे इस भाड़े के समूह में शामिल होने में कोई नुकसान नहीं था। वे सभी उसे अच्छे लोगों की तरह लग रहे थे। क्या मैं जब चाहूं आपके भाड़े के समूह को छोड़ सकता हूं? डेविस ने दानियोस को देखते हुए पूछा। स्वाभाविक रूप से, जब तक कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमारे लिए विश्वासघात के रूप में गिना जाता है। डेनियोस ने जवाब दिया, जिससे डेविस ने सिर हिलाया। फिर मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा, लीडर डेनियोस। डेविस ने अपने हाथों को पकड़ा और तुरंत जवाब दिया। अपने पति को देखते ही तीनों बहनों का चेहरा मुस्कान में चमक उठा। वे जानती थी कि उनके पति केवल कुछ लोगों को अपने भाड़े के सैनिकों में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, यदि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से खोज की जाती है। यदि डेविस अपने भाड़े के समूह में प्रवेश करने में सक्षम था, तो इसका मतलब है कि उसके चरित्र को उनके पति द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके अलावा तथ्य यह है कि डेविस एक अभूतपूर्व आत्मा साधना प्रतिभा जो अपने भाड़े के समूह में शामिल हो गई, अपने आप में जश्न मनाने का विषय था, एक त्योहार के पैमाने पर। अध्याय 174 लुकास और लूसिया। मामला आसानी से समाप्त हो गया और डेविस को अपने शिविर में रहने के लिए एक जगह सौंपी गई थी। उंगली के झटके में 2 दिन बीत गए। अपने आश्चर्य के लिए डेविस को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग उन रागटैग या दुष्टों के विपरीत कितने सुसंस्कृत थे जिन्हें उन्होंने सोचा था। ऐसा लगता था कि वे एक ही परिवार से संबंधित थे, जहां उनमें से प्रत्येक ने दूसरे की कंपनी का आनंद लिया जहां तक वह देख सकता था। इस दृश्य ने डेविस को ठंड दी। यह नहीं होना चाहिए कि एक भाड़े के सैनिकों का आधार कैसा होना चाहिए, है ना? यह उसका विचार था, लेकिन अब उसे परेशान नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा कि क्या वह एक भ्रम में फंस गए थे, लेकिन एक जांच के बाद ऐसा नहीं लगा। बहुत पहले वह नहीं रुके, लेकिन क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज के सदस्यों से यहाँ चीजें कैसे काम करती है, इस बारे में जानकारी एकत्र की। उनकी उपस्थिति ने दूसरों से बहुत संदेह को आमंत्रित किया, क्योंकि उनके नेता ने उन्हें नहीं बताया कि वह एक प्रतिभाशाली था। लेकिन अफवाहों को फैलने में देर नहीं लगी कि नौसिखिया ने 5वें चरण के नीचे बहुत सारे क्रूर गिद्धों को एक ही हमले से मार डाला। इससे उन्हें हंसी आई, और यह देखते हुए कि यह नौसिखिया सिर्फ एक पीक एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज कल्टीवेटर था, उन्होंने इस मामले को दरकिनार कर दिया जैसे कि यह सिर्फ एक और मजाक था। उसने कहा, उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और चीजों को मुश्किल नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने उसे अपने स्वयं के रूप में देखा। कुछ अजीब है, तुम कहते हो? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो दक्षिणी दिशा में उजाड़ मैदानों की सीमाओं के पास एक तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव था। पिता ने कहा कि यह एक स्थानिक उतार चढ़ाव था जो या तो किसी खजाने के अस्तित्व में आने के कारण हुआ था या कुछ शक्तिशाली अस्तित्व पौराणिक अमर अवस्था में प्रवेश करने के लिए शून्य में टूट गया था। एक व्यक्ति जो 15 साल के लड़के की तरह दिखता था, युवा और आकर्षक था, उसकी आंखों में एक श्रद्धा चमक के साथ कहा। उस समय यह यहाँ हर किसी के लिए बात करने के लिए एक गर्म विषय था। हाँ, मुझे लगता है यह सबसे अधिक संभावना है कि एक खजाना होना चाहिए। डेविस ने गहरी नजर से जवाब दिया। हाँ, मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। विशेषज्ञ उस जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां एक भी खजाना नहीं था, एक शक्तिशाली अस्तित्व तो बिल्कुल भी नहीं था। युवक जोर जोर से हंसने लगा। उसका जवाब सुनकर डेविस मुस्कुराया, क्योंकि उसने सोचा ऐसा लगता है कि वह बच गई। उस मुस्कान के साथ क्या है? आह,
क्या ऐसा हो सकता है कि जब आपने कहा कि आपका स्वामी मर गया तो आपका मतलब था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है बल्कि अमर अवस्था में चढ़ गया है? मेज पीटते हुए युवक खड़ा हो गया और आंखें चौड़ी करके चिल्लाया। कई आंखें उनकी ओर उठीं लेकिन डेविस सिर्फ हंसने लगा और अपना सिर हिला दिया, जिससे युवाओं को निराशा हुई। लानत है। उसके अनुमान से इनकार किए जाने के साथ युवा उदास लग रहा था। यह युवक सु वालिंग का बेटा था जो उम्र में डेविस के करीब था। उन्होंने एक सुनहरा वस्त्र पहना था जो सफेद रंग से रंगा हुआ था, जो उन्हें किसी बड़े परिवार के युवा स्वामी की तरह दिखता था। है बड़ा भाई लुकास भ्रम और असंवेदनशील है। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। एक स्पष्ट आवाज के साथ एक 14 वर्षीय आकर्षक लड़की और जिसकी आंखें सु वालिंग से काफी मिलती जुलती थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए भाव थे क्योंकि वह उनके बगल में बैठी थी। उसकी आंखें और बाल गहरे काले थे जबकि उसकी नाक मनमोहक थी। उसने हरे रंग का रेशमी वस्त्र पहना था जो उस पर अच्छा लग रहा था। स्वाभाविक रूप से वह सु वालिंग की बेटी थी, लेकिन डेविस उसकी मुस्कुराती अभिव्यक्ति नहीं देख सका क्योंकि उसने घूंघट भी पहना था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहन लूसिया, डेविस ने हंसते हुए कहा। वह अब काले रंग का चोगा नहीं पहनता था, लेकिन उसने अपनी पोशाक को भाड़े की वर्दी में बदल दिया जो क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज के लिए आम था। उनकी भाड़े की पोशाक नीले और हरे रंग की छायांकित थी, जबकि उनकी छाती के हिस्से पर प्रतीक के साथ कढ़ाई की गई थी जो एक झरने की तरह दिखता था जिसके ऊपर बादल थे। प्रतीक फीका लग रहा था जैसे कि यह लंबे समय तक वहां था, जिससे सुस्ती की भावना पैदा हुई। इस तरह का प्रतीक क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज में अस्तित्व के सबसे निचले स्तर के अलावा कुछ भी नहीं था और अब वह इसमें एक भर्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। रैंकों के माध्यम से बढ़ने के लिए उसे पर्याप्त क्लाउड स्प्रिंग अंक अर्जित करने होंगे और एक साथ अपनी खेती को बढ़ाना होगा। और क्लाउड स्प्रिंग अंक हासिल करने के लिए उन्हें बहुत सारे मिशन करने की आवश्यकता थी। क्लाउड स्प्रिंग के बहुत सारे अंक प्राप्त करने के लिए उसे उच्च स्तरीय मिशन करने की आवश्यकता है, और उच्च स्तरीय मिशन करने के लिए उसे एक उच्च खेती के आधार की आवश्यकता होती है। एक उच्च खेती के आधार तक पहुंचने के लिए उन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी जो क्लाउड स्प्रिंग पॉइंट्स का उपयोग करके खरीदे जाते हैं। वह यह जानकर मुस्कुराया कि यह एक चक्र था, विकास का एक चक्र, अपने और भाड़े के सैनिकों दोनों के लिए। फिर भी वह इससे परेशान नहीं थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उन्हें पद पर पहुंचने में केवल कुछ साल लगेंगे। इसके अलावा वह यह भी सुनिश्चित नहीं था कि वह यहाँ तब तक रहेगा जब तक कि वह अंततः इस स्थान पर शीर्ष अस्तित्व में नहीं आ जाता। फिर एक निश्चित दाव के बारे में सोचते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। आखिरकार वह खुद इसमें डूब गया। बुनियादी वर्दी के साथ वह एक भी क्लाउड स्प्रिंग अंक अर्जित नहीं कर सका क्योंकि उसके पास क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी बैज भी नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना पहला मिशन पूरा करने की आवश्यकता थी। ऐसा मत कहो डेविस, हमारे क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी को आपके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर पाती वह बाधित हो गई। उन्होंने कहा, मैंने ही उनकी चुनौती स्वीकार की, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डेविस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी मुस्कान में लालच का निशान था। डेनियस चिंतित था कि डेविस बड़े होने के बाद उसके खिलाफ एक शिकायत रखेगा, इसलिए अपने अपराध की भरपाई करने के लिए उसने एक दाव लगाया। दाव यह था कि डेविस को किसी भी सोल अटैक और सोल डिफेंस का उपयोग किए बिना 1 वर्ष में कप्तान के पद पर पहुंचना चाहिए। यदि वह पास हो जाता है तो उसे गुणवत्ता की परवाह किए बिना क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी से एक खजाना चुनना पड़ता है। श्रेणीकरण। डेविस का इस तरह के अवसर को खोने का कोई इरादा नहीं था, नहीं वह इतना भोला था कि सिर्फ चेहरे या प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस तरह के दाव को अस्वीकार कर दे। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी सार सभा साधना को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके साथ उनकी योजना बदल गई। अध्याय 175 एक टीम बनाना। डेविस, आपके पास कप्तान का दर्जा प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन क्या अपनी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन का उपयोग किए बिना ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है? लुसिया ने उत्सुकता से पूछते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। डेविस ने उसे देखा और अपने होठों पर एक छायादार मुस्कान के साथ मुस्कुराया। रहस्य। लुसिया अचानक पीछे हट गई क्योंकि उसके दिमाग में बेचैनी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से कहा, हम रहस्य का नाटक कर रहा है। डेविस ने एक कप लिया और विषय बदल दिया क्योंकि वह उसे डराने के लिए अंधेरे ऊर्जा की थोड़ी सी गंध जारी करने के बारे में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यह सही है, तुम्हारी मां कहाँ है? मुझे उसके साथ कुछ चर्चा करने की जरूरत है। लुसिया और लुकास के चेहरे के भाव एक साथ लाल हो गए, इससे पहले कि वे जल्दी से अपना सिर हिलाएं। मुझे नहीं पता, लुकास ने अपने चेहरे पर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। लुसिया ने उसे देखा और अपने दांतों को किरकिरा कर दिया। मेरी माँ शायद एकांत में खेती कर रही है, आप शायद कल सुबह उसे देख सकते थे। तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि रात हो चुकी है इसलिए मैं तुम्हारी माँ को परेशान नहीं करूंगा। मैं कल सुबह उससे मिलने जाऊंगा। डेविस ने अपना सिर हिलाया, वह उसके साथ सहमत था। उनके जवाब से उन्हें लगा कि रात में एक विवाहित महिला से मिलना बुद्धिमानी नहीं होगी। उन दोनों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि उन्होंने उस समय ऊपर देखते हुए उनके हावभाव में बदलाव नहीं देखा। आप जानते हैं, हम दोनों एक साल में फॉलिंग स्नो संप्रदाय के शिष्य भर्ती कार्यक्रम में भाग लेंगे। क्या आप आना चाहते हैं? लुसिया ने गर्व के स्वर में पूछा, बिल्कुल आश्वस्त कि वे शिष्य भर्ती परीक्षा पास कर लेंगे। कोई दिलचस्पी नहीं है, डेविस ने कहते हुए आह भरी। गिरता हुआ हिम संप्रदाय उजाड़ महाद्वीप में 3 प्रमुख शक्तियों में से एक था। इसे त्रिपक्षीय गठबंधन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शामिल होना केवल उसका समय बर्बाद करना होगा क्योंकि उसके पास डेट बुक थी। यहाँ तक कि इस भाड़े के समूह में शामिल होने का एकमात्र कारण यह था कि वह सु वालिंग के ऋणी महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं था। अन्यथा वह उनसे परिचित होने के बाद बस चला गया होता। अब इसमें शामिल होने के साथ उन्हें कप्तान का दर्जा हासिल करने पर मुफ्त उपहार मिलता है। क्या एक सुंदर सौदा? ठीक है, सिर्फ इसलिए अभिमानी मत बनो क्योंकि आप एक सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन जीनियस है। यदि आप 3 प्रमुख शक्तियों को कम आंकते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि अगले दिन आपको किसने मार डाला। लुसिया ने कहा, उसका स्वर असंतोष से भरा हुआ था। पिता हमेशा हमें 3 प्रमुख शक्तियों से सावधान रहने के लिए कहते हैं और मुझे लगता है कि वह बेहद सही है। लुकास ने शक्तिशाली स्वर में कहा, जैसे कि वह अपने पिता की कही गई किसी भी बात पर विश्वास करता है। हाँ, मैं उन्हें कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं बस उनका हिस्सा नहीं बनना चाहता। डेविस ने जोर से हंसते हुए कहा, इस तरह की शक्तिशाली जगह सत्ता के लिए लड़ने वाले आंतरिक गुटों से भरी हुई है जो आंतरिक अव्यवस्था पैदा कर रही है। वह उस मामले के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। तो तुम नहीं आ रहे हो? लुकास ने निराश होकर पूछा। वह चाहता था कि डेविस उसके साथ फॉलिंग स्नो संप्रदाय में जाए। मैं नहीं हूँ, डेविस ने तुरंत जवाब दिया जैसे कि यह तथ्य की बात थी। लुसिया ने आह भरी और अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर टिका लिया। चिंता मत करो भाई, हम यहाँ लगभग 8 महीने तक रहेंगे। हम इस बीच डेविस को अपने मिशन में मदद कर सकते हैं।
वह मुस्कुराई क्योंकि वह डेविस के साथ दोस्ती करने की इच्छा रखने वाले अपने भाई की भावना को देख सकती थी। आखिरकार उनके आयु वर्ग में उनके पास बराबर नहीं थे जिन्हें वे दोस्त कह सके। लुकास की आंखें चमक उठी। आप सही है, हम इस बीच डेविस की मदद कर सकते हैं। वह डेविस के साथ दोस्ती करना चाहता था क्योंकि उसे इस जगह पर उसकी उम्र के आसपास कोई नहीं मिला। इसने उसे बेहद ऊब दिया, जिससे उसकी बहन एकमात्र ऐसी बन गई जिसे वह खोल सकता था। उसकी आंखें अचानक बंद हो गई क्योंकि वह संदेह किए बिना नहीं रह सका। क्या आपको लगता है कि पिता और माँ इसकी अनुमति देंगे? लूसिया ने उसे देखा और हंसते हुए चुपचाप चमक उठी। लुकास कुछ सोचने के बाद खिलखिलाकर हंस पड़ा। उनकी माँ वह थी जिन्होंने उन्हें डेविस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए भेजा था। डेविस ने आह भरी क्योंकि उन्हें अपने पिछले निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद उनके अच्छे इरादों को अस्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। ठीक है, हम एक टीम बना सकते हैं। इसके अलावा वह केवल इसलिए सहमत हुए क्योंकि उन्हें पता था कि वे मजबूत थे और उनकी प्रतिभा शर्ली से तुलना कर सकती थी। आन मुमयक मर्दाना सिलहुट के नीचे वर्तमान में एक सुडौल आकृति से एक कामुक कला निकल गई। सुडौल आकृति जो निस्संदेह एक सुंदर महिला थी, संभोग की तीव्रता से कांप रही थी क्योंकि उसने अपनी पीठ के चारों ओर अपने पैरों को लपेटकर आदमी को गले लगा लिया था। पसीना और पसीना उसकी तेज सांसों के साथ था क्योंकि उसकी तेज आंखें उस आदमी की आंखों में गहराई से देख रही थी जो उसके साथ जुड़ गया था। पति, तुम मुझे गर्भवती करने जा रहे हो। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से मोहक लग रही थी और उसका शरीर उनके चरमोत्कर्ष के बाद के प्रभावों से चमक से हिल गया। फिर मेरे बच्चे के साथ गर्भवती हो जाओ। तुमने केवल मेरे 2 बच्चों को जन्म दिया है, जबकि तुम्हारी बहनों ने पहले ही दर्जनों बच्चों को जन्म दिया था। आदमी उसके कानों में फुसफुसाया, जबकि उसका निचला हिस्सा उसकी सांस की भावना से खुशी में हिल रहा था, जिससे उसके कानों में गुदगुदी हो रही थी। वह आदमी मुस्कुराया जब उसने अपनी महिला को देखा और उसके होठों को गहराई से चूमा, जिससे वह एक गहरी दबी हुई कराहने लगी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि डेनियुस और सू वॉलिंग थे। वह उसके होठों से अलग हो गया और जोर देते हुए अपने कूलों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे वह कराहने लगी। लंबे समय के बाद वे एक साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए क्योंकि वह खुशी से कांप रही थी, अपने शरीर में कहर बरपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ क्षणों के बाद वे अलग हो गए और एक दूसरे को गले लगाते हुए अगल-गल लेट गए। मैं गर्भवती होने जा रही हूँ, जीस, यह 16वीं बार था जब आपने इसे मेरे अंदर जाने दिया। सू वॉलिंग ने अपने पेट पर घेरे खींच लिए क्योंकि वह शर्मिंदा थी। दानियोस खुशी से हंसा क्योंकि उसने उसकी कमर को पकड़ लिया था। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपनी बहनों की तुलना में मेरे अधिक बच्चों को जन्म देने में सक्षम होते। सू वॉलिंग मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, इसका उल्लेख न करें। बहुत पहले आपने हमें बचाया, आपने मुझे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की और आखिरकार मैं 15 साल पहले जन्म देने में सक्षम थी। बस यही मायने रखता है। अध्याय 176 एश्टन की यात्रा। डेनियुस मुस्कुराया और उसके सिर को थपथपाया। वह फिर हंसे, आप बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि आपने अज्ञात मूल के एक बच्चे को भी बचाया। खैर, यह वैसे भी आपकी पहली बार नहीं है। बच्चे के अलावा इस उजाड़ मैदानों में आपके द्वारा बचाए गए अन्य बच्चों की तुलना में शक्तिशाली होने के अलावा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आखिरी बार मैंने 30 साल पहले की तरह एक बच्चे को बचाया था। उसने जवाब दिया क्योंकि उसने एक प्यारा चेहरा बनाया था। आप जो कुछ भी करते हैं, मुझे पता है कि यह सबसे अच्छे के लिए है, लेकिन मुझे इस नए बच्चे के बारे में यकीन नहीं है जिसे आपने बचाया है। डेविस, ना, वह मुझे एक अस्पष्ट असहज भावना देता है कि मैं इसे अपने सिर से बाहर नहीं निकाल सका। दानियोस ने अपनी आंखें बंद करते हुए आह भरी। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। हो सकता है कि उसने अपने मूल को छिपाने के लिए कुछ झूठ बोला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह एक बुरा व्यक्ति है। सू वॉलिंग ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। मैं आपकी प्रवृत्ति पर विश्वास करता हूँ और यह बेहतर होगा अगर यह ठीक वैसा ही हो जैसा आपने कहा था। मैं बस आप सभी की रक्षा करना चाहता हूँ और सही समय आने पर हमारे लिए एक नया परिवार बनाना चाहता हूँ। पति, आपको लॉसी स्टेज तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप 9वें चरण तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर होंगे। दानियोस ने अपनी भौहें उठाई, सिवाय इसके कि वह कदम अविश्वसनीय रूप से दूर है, आप जानते हैं। मैं इंतजार करूंगा, हम सब इंतजार करेंगे। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए उसके होठों पर बंद करते हुए जवाब दिया। दानियोस ने जवाब दिया और उसे गहराई से चूमा। उन दोनों ने बाद में अपनी आंखें खोली जब डेनियोस की आंखें एक जंगली अभिव्यक्ति के साथ झिलमिला रही थी, जबकि उसका चेहरा शर्मीला हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ उसके निचले शरीर से टकरा रहा है। हाय, सू वॉलिंग ने आश्चर्य की आवाज निकाली क्योंकि उसने उसे उठाया और उसकी पीठ से प्रवेश किया। उसकी आंखें ऊपर उठ गईं क्योंकि उसके चेहरे की अभिव्यक्ति एक कामुक प्रदर्शन में बदल गई। दूसरी परत में लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी। डेविस के जाने के बाद लोगान और क्लेयर ने अच्छी बात की और अपने रिश्ते को बचाने में कामयाब रहे। क्लेयर जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी क्योंकि उसने उसे पहली बार में धोखा नहीं दिया था। वायलेट के साथ उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जो बहुत समय पहले हुआ था और उस रिश्ते का परिणाम अर्नेस्ट के अलावा कोई और नहीं था। इस वजह से उसे यह भी लगा कि उन्हें बाहर भेजना उसके लिए गैर-जिम्मेदाराना होगा। इससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, या तो उन्हें दूर भेजकर उसके और खुद के लिए मुश्किल पैदा करना या उसे रॉयल कैसल में रखकर उस महिला की अच्छे स्वास्थ्य में देखभाल करना। क्लेयर ने महसूस किया कि दोनों बहुत सोचने के बाद उसके लिए अनुचित थे, इसलिए उसने लोगन के साथ अपनी शादी को बचाने के लिए बाद में चुनने का फैसला किया। आगे बढ़ते हुए उसने साम्राज्य के किले में सुधार करने के साथ खुद को व्यस्त किया, यहाँ तक कि एक खुफिया विभाग भी स्थापित किया। सब कुछ अच्छा हो गया, या इसलिए उसने सोचा कि उसने लोगन के साथ अपना जीवन फिर से शुरू किया। 1 महीने बाद डेविस फर्स्ट लेयर के लिए रवाना हो गया। एश्टन साम्राज्य का एक दल रॉयल कैसल के सामने दिखाई दिया। लोगान ने जल्दी से खुद को तैयार किया क्योंकि उसने क्लेयर को देखा था। क्लेयर नग्न बिस्तर पर बैठी थी, उसकी लिट फिगर एक चादर से बाधित थी जिसे वह खुद को ढकने के लिए इस्तेमाल करती थी। आपने सुना है ना? सम्राट एश्टन किसी कारण से यहाँ है। मैं पहले जाऊंगा, तुम बाद में आओ, ठीक है? लोगान ने पूछा और उसकी सहमति मिलने के बाद वह चला गया। महारानी के क्वार्टर से बाहर जाते हुए वह गलियारे के साथ चला गया। चौराहे के आधे रास्ते में जहां सिंहासन हॉल से जुड़े सभी रास्ते थे, वह आश्चर्यजनक रूप से सम्राट एश्टन से मिले। सम्राट एश्टन, सम्राट लोरेट, सम्राट एश्टन की भौहें उसके पास आते ही उठ गई। वे दोनों एक दूसरे के बगल में पहुंचते ही हंस रहे थे जब वे सिंहासन हॉल के लिए अपना रास्ता बना रहे थे। उनके पीछे शर्ली थी जो चुपचाप एक आज्ञाकारी और फिलियल बेटी की तरह उनका पीछा करती थी। लोगान ने गुप्त प्रवेश द्वार के स्थान से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उन्हें अभी भी गार्डियन एलायंस के सदस्य के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था। वह काफी उत्सुक था और एक बार क्लेयर के आने के बाद दोनों सीधे मामले में चले गए।
सम्राट एस्टन, क्या यह जानना संभव है कि उस स्थान पर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था? लोगान ने चिंतित स्वर में पूछा। सम्राट एस्टन जोर से हंसे। सच्चाई यह है, मैं आपके घर जाने का कारण केवल आपके बेटे की वजह से हूँ। एक बार जब उन्होंने हंसमुख स्वर में कहा तो उन्होंने शर्ली को थोड़ा सा देखा। शर्ली क्लेयर के करीब आई और अपने हाथों को फैलाया। उसकी हथेलियों पर एक कंटेनर दिखाई दिया। क्लेयर ने कहा, यह क्या है? उसने शर्ली के जवाब का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं था। उसे देखकर उसने उसे ले लिया और उसे खोल दिया। एक बार जब उसने ऐसा किया तो उसकी आंखें अधिक डिग्री तक संकुचित हो गई क्योंकि उसने कंटेनर में स्पाशियल रिंग्स के डिजाइन और संरचना को पहचान लिया था। उनमें से अधिकांश उसके स्थान अल्स्ट्रीम फैमिली टेरिटरी से थे, जबकि अन्य त्रिपक्षीय गठबंधन क्षेत्र से सटे अन्य 2 क्षेत्रों से थे। कैसे? क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक गूंगा भाव के साथ पूछा। सम्राट एस्टन ने शर्ली को समझाने के लिए उकसाया, इसलिए बाद में उसने शुद्ध इरादों में ऐसा किया जिससे कोई भी अनावश्यक विवरण बच गया जो उसे फायदेमंद लग सकता है। अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद लोगन और क्लेयर दोनों ने अपने चेहरे पर गर्व किया। यहाँ तक कि क्लेयर की आंखों से एक आंसू गिर गया क्योंकि उसे शर्ली के अस्पष्ट, अभी तक विस्तृत स्पष्टीकरण से डेविस के वास्तविक कौशल का एहसास हुआ था। सम्राट एस्टन ने उन्हें बधाई दी और उन्हें प्रभावशाली जनता को सही कारण में योगदान देने में सक्षम होने में शर्ली की उपलब्धियों के बारे में बताया, जैसे कि लोरेट साम्राज्य को एक हिस्सा देना क्योंकि ये स्थानिक छल्ले डेविस के कारण संभव हुए थे। लोगन और क्लेयर दोनों जानते थे कि दुनिया कैसे काम करती है। उन्होंने तुरंत शर्ली के कार्यों के माध्यम से देखा कि कुछ ऐसा है जो किसी के लिए प्यार से किया गया था और उनके लिए कि कोई और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है। उन्होंने अजीब तरीके से शर्ली को उसके कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से उसे सांत्वना दी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ समय की बातचीत के बाद दोनों के चले जाने के बाद लोगन और क्लेयर को शर्ली की दुर्दशा के बारे में भयानक महसूस हुआ। प्रिया, आपको क्या लगता है? क्लेयर ने एक साइड आई दी। लोगान ने अपना सिर हिलाया। आपको युवाओं को अपनी गंदगी से निपटने के लिए छोड़ देना चाहिए, जैसे कि आप अभी इससे कैसे निपट रहे हैं? क्लेयर ने स्पष्ट रूप से पूछा। लोगान ने आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह बंद कर लिया। अध्याय 177 पहला मिशन। पहली परत में एक दिन बहुत जल्दी बीत गया जबकि डेविस ने अपनी आत्मा को शांति से विकसित किया। उनकी थकी हुई आत्मा पूरी तरह से उस नुकसान से उबर गई जो उन्होंने डेन्यूइस के कदम से ली थी। अगले दिन उन्होंने सुगवालिंग को प्रशिक्षण के मैदान पर देखा और कुछ मिनटों के लिए उसके साथ बात की। अधिक क्लाउड स्प्रिंग अंक प्राप्त करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त किए। उनकी सलाह से वह अपनी टीम को पंजीकृत करने के लिए पहले क्लाउड स्प्रिंग भर्ती हॉल गए और एक मिशन के लिए आवेदन करने के लिए क्लाउड स्प्रिंग मिशन हॉल में गए। अभी उनके साथ लूसिया और लुकास थे। उन्होंने पहले कुछ मिशनों में भाग लिया था जिसमें कुछ विशेषज्ञ उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब वे थोड़ा उत्साहित थे क्योंकि यह उनकी पहली बार था कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए किसी भी विशेषज्ञ के बिना बाहर निकलने का अनुभव होगा। ऐसा तब होता है जब उनके माता पिता उन्हें उसके साथ जाने देते हैं। डेविस एक रिसेप्शनिस्ट महिला के सामने खड़ा था जो नीले रंग के वस्त्र में बड़े करीने से कपड़े पहने हुए थी। उसका क्लीवेज आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप उस मिशन को नहीं ले जा सकते, आप एक भी नहीं है। मुझे पता है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि मैं उस मिशन को कब स्वीकार कर पाऊंगा। डेविस ने उसे सीधे काट दिया। रिसेप्शनिस्ट महिला, जो एक भाड़े की सैनिक भी थी, बेहोश हो गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दूसरी पार्टी एक किशोर की तरह लग रही थी। उसने अपना मुंह खोला और मेज पर स्क्रॉल की ओर इशारा किया जो वह लाया था। जब आप उपकतान की स्थिति में पहुंचेंगे तो आप उस मिशन को स्वीकार करने में सक्षम होंगे। मैं देख रहा हूँ। उसने अपनी थोड़ी को पकड़ा और विचार किया क्योंकि उसने इसे पढ़ते समय एक हाथ में स्क्रॉल पकड़ लिया था। मिशन की सामग्री एक हड्डी नागा को मारने और उसके जादुई जानवर कोर को प्राप्त करने के लिए थी। बोन नागा और जादुई जानवर कोर की लाश देने से उन्हें 10,000 क्लाउड स्प्रिंग अंक मिलेंगे। डेविस के लिए यह तब तक संभव होना चाहिए जब तक कि वह एक बोन नागा को हटाने के लिए अपने सिल्वर स्टेज कल्टीवेशन का उपयोग करता है, जो एक स्पिरिट बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट है। लेकिन इसे हटाने में उनका आत्मविश्वास उनकी साधना से नहीं बल्कि उनकी डेट बुक से उपजा था। उन्होंने याद किया कि कैसे डेट बुक ने कहा कि यह उन्हें अपनी डेट गॉड आइज और डेट सेंस के माध्यम से जादुई जानवरों का नाम दिखा सकता है। उन्होंने वास्तव में इसे मैजिकल बीस्ट पर पहले इस्तेमाल किया था लेकिन एक बार भी उनके नाम नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने बहुत समय पहले डेट बुक से इसके बारे में पूछा था। इसने उसे एक वाक्य के साथ लटका दिया, अगर स्वर्ग ने इसे खुद को पहचानने का तरीका नहीं दिया है तो मुझे भी नहीं पता होगा। डेट बुक के इस कथन ने उन्हें एहसास दिलाया कि यह सर्वशक्तिमान नहीं है। सौभाग्य से यह बोन नागा एक अर्थ ग्रेड मैजिकल बीस्ट था, जिसका अर्थ है कि जब यह स्पिरिट बीस्ट स्टेज तक पहुंच गया होगा तो इसे सहानुभूति मिली होगी। पृथ्वी ग्रेड मैजिकल बीस्ट से अलग स्काई ग्रेड मैजिकल बीस्ट में जन्म से ही संवेदना और जन्म से कुछ दिनों में विचार को संसाधित करने की क्षमता होती है। क्या उस क्रूर गिद्ध के पास सहानुभूति थी क्योंकि वह एक नश्वर रैंक था ग्रैंड बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट? उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा और महसूस किया कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इसकी मृत्यु के लिए कोई दया महसूस नहीं हुई। इसने उस पर हमला किया, इसलिए उसे इसकी मौत के बारे में कोई पछतावा नहीं था और इसके अलावा ऐसा लगता था कि क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी उस समय बदला लेने के लिए पहले से ही बाहर थे। तो क्या आप एक मिशन की सिफारिश कर सकते हैं जो मेरे लिए उपयुक्त है? डेविस ने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और कहा। रिसेप्शनिस्ट बेहोश हो गया और अपनी स्थानिक अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला। ठीक है, एक नई भर्ती के रूप में आपको हमेशा बैज प्राप्त करने के लिए इस मिशन को करना होगा। डेविस ने स्क्रॉल लिया और इसे खोला। वह गुस्से से मुस्कुराया और यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि वे उसके लिए चीजों को मुश्किल बना रहे थे, लेकिन जानता था कि वे नहीं थे क्योंकि उसने देखा कि हर कोई उसे सार्थक तरीके से देख रहा था। मिशन का नाम, नई भर्ती का परीक्षण। विवरण, निम्न स्तरीय पृथ्वी ग्रेड कबीले या उससे ऊपर के एक युवा मास्टर को अपमानित करें और सफलतापूर्वक अकेले बच निकले। इनाम, क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी बैज। सीमाएं, आपको एक दुष्ट कृषक के रूप में कार्य करना है, न कि क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज के सदस्य के रूप में। क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज में एक स्थिति हासिल करने के लिए इस विधि के अलावा उन्हें वास्तव में कुछ शक्तिशाली लोगों की तरह उच्च पद पर लोगों द्वारा अनुशंसित किया जा सकता था, लेकिन चूंकि उन्होंने डेन्यूइस के साथ उस सौदे को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिना कुछ और कहे वह क्लाउड स्प्रिंग मिशन हॉल से निकल गए और उन दो हस्तियों को देखा जो उनका इंतजार कर रहे थे। मुझे इस उजाड़ मैदानों में पृथ्वी ग्रेड कबीले कहाँ मिल सकते हैं? उसने उदासीन स्वर में पूछा। लुकास और लूसिया दूर देखते हुए थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। यह स्पष्ट था कि वे उस मिशन को प्राप्त करने के लिए उस पर हंस रहे थे। वे जानते थे कि उसे किस तरह का मिशन मिलेगा, फिर भी उसे पहले से चेतावनी नहीं दी। यह स्पष्ट रूप से बदमाशी थी, हालांकि उनके कार्यों में कोई बुरा इरादा नहीं था। डेविस परेशान था क्योंकि वह उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए इंतजार कर रहा था।
अंत में लूसिया ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, करो। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम? वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे माप रही हो। उसने मुस्कुराते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या करें? क्या तुम्हें हिम्मत है? प्लेबियन। ओह हाँ हाँ हाँ। लूसिया और लुकास ने उसकी ओर इशारा करते हुए हंसी का एक और दौर शुरू कर दिया। डेविस ने एक उदासीन चेहरा बनाए रखा, हालांकि वह खुद हंसी में फूटने के कगार पर था। लूसिया के शांत होने से पहले कुछ पल बीत गए और कहा, यह बहुत हो गया लुकास। इस मजाक को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेविस इसे समझ नहीं पाएगा। यह सुनकर लुकास ने हंसना बंद कर दिया और हल्के से मुस्कुराया, हाँ वह पहाड़ों से है। बेशक वह समझ में नहीं आएगा। मुझे माफ करना। डेविस की आंखें हिल गई क्योंकि वह उन्हें देख रहा था जैसे कोई देश के उबड़-खाबड़ दृश्यों को देखेगा। उन्होंने अपने ज्ञान को उनके लिए खोलने और उन्हें माउंट टाई के बारे में बताने का मन किया, लेकिन धीरे-धीरे खुद को शांत कर लिया और एक उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी क्योंकि उन्होंने फिर से अपना मुंह खोला, मुझे कहाँ मिल सकता है? ओह, इसके बारे में चिंता मत करो। मैं रास्ते का नेतृत्व करूंगा। इससे पहले कि वह इसके बारे में कुछ कह पाती, उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। युवा मिस, मास्टर ने आपको वापस बुलाया है। भूरे रंग के वस्त्र पहने बड़े करीने से पहने हुए दिखने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक उनके बगल में दिखाई दिया। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह इस आदमी की उपस्थिति का पता लगाने में भी सक्षम नहीं था। अध्याय 178 बॉर्डर टाउन। ओह कप्तान गायरस, क्या यह समय है? फिर मैं वापस चला जाऊंगा, लूसिया ने आह भरते हुए कहा। वह डेविस की ओर मुड़कर देखने लगी। क्षमा करें, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी और आपको रास्ता नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ करना है। डेविस ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है। हमारे उत्तर में 25,000 किलोमीटर लूसिस किंगडम है, जो एक निम्नस्तरीय स्काई ग्रेड किंगडम है। आप वहां बहुत सारे निम्नस्तरीय पृथ्वी ग्रेड कबीले परिवार पा सकते हैं। लूसिया ने कहा और लुकास की ओर देखा। चलो बड़े भाई। लुकास ने सिर हिलाया और उसे अलविदा कहने से पहले कहा, जैसा उसने कहा था वैसा ही चले और आप देखेंगे कि प्रेरी और घास के मैदान आपकी दृष्टि में प्रवेश करते हैं और उस पल आपको पता चल जाएगा कि आपने उजाड़ मैदानों को छोड़ दिया है। उजाड़ मैदानों ने उजाड़ महाद्वीप के पूरे दक्षिण को ले लिया, रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ दृश्यों को चित्रित किया। डेविस ने उनके गायब होते सिलहुट को देखा और इस जगह को छोड़ने में सक्षम नहीं होने से उनकी निराशा को समझते हुए आह भरी। लूसिया और लुकास अपने घर पहुंचे। इसके बाद वे हॉल में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। जिस स्थान पर वे रुके थे वह एक शानदार बड़ी हवेली थी जो 40 से अधिक लोगों को आवाज देने में सक्षम थी। पिताजी, लुसिया की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने डेनियोइस को अपनी ओर आते देखा। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी और खुद को उसके गले में फेंक दिया। लुसिया, तुम एक शरारती लड़की रही हो। दानियोइस मुस्कुराया और उसके गालों को चौड़ा खींच लिया। अरे क्षमा करें, मैं फिर से घुसपैठ नहीं करूंगा, उसने जवाब दिया क्योंकि अब उसे पता था कि वह अपने माता पिता के रात के मामलों को सुनते हुए पकड़ी गई थी। क्षमा करें पिताजी, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा, लुकास ने जवाब दिया क्योंकि वह आंसू के कगार पर था। यह नहीं जानता था कि हंसना है या रोना है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह काफी डरा हुआ था कि उसके पिता अब उसे दंडित करेंगे। यह मूल रूप से लूसिया का विचार था कि वे उन पर झांके। अगली बार जब मैं तुम्हें हम पर झांकने की कोशिश करते हुए देखूंगा तो मैं तुम दोनों को भारी सजा दूंगा, दानियोस ने कठोर स्वर में जवाब दिया। वे दोनों पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन डेनियोस ने एक पल बाद अपना सिर हिला दिया क्योंकि वह जानता था कि ये दोनों हमेशा शरारती और बोल्ड थे। पिताजी, आपने हमें क्यों बुलाया? क्या आपने यह नहीं कहा कि हमें उसके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए? लूसिया ने एक उत्सुक चेहरे के साथ पूछा। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन किसने कहा कि उनके साथ बाहर जाना ठीक है? हम बाहर आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ वह आप दोनों के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, डेनियोस ने जवाब दिया। पिताजी, हालांकि वह काफी घमंडी और उदासीन व्यवहार करता है, मुझे नहीं लगता कि उसका मतलब कोई नुकसान है, लुकास ने अपनी भौहों को थोड़ा झुकाते हुए कहा। डेनियोस ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी इस तथ्य के आधार पर आपके दो जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता कि वह आपके प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखता है। आप दोनों को उसके साथ एक मिशन पर जाने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। उसने अपना सिर घुमाया और पुकारा, गायरस। एक सिलहुट उनके पास आया और झुक गया। हाँ गुरु। कप्तान गायरस एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखता था, लेकिन वह 800 साल से अधिक उम्र का था। उसके गालों पर हल्का सा निशान था, जबकि उसके होंठ पीले पड़ गए थे। उन्होंने कहा, डेविस पर नजर रखें और देखें कि वह कुछ संदिग्ध तो नहीं करता। यदि आपको लगता है कि उसके कार्य हमारे लिए हानिकारक है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार दें। यदि नहीं, तो बस किसी को भी उसे मारने न दें। हाँ, गायरस पतली हवा में गायब हो गया। लूसिया और लुकास, अपनी खेती पर महत्व देना शुरू करें। यदि आप हर चीज को नीचा देखते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद को अपने पैर से दृष्टि खो देंगे। डेनियोस ने अपनी आस्तीन लहराई और चले गए। लूसिया ने लुकास पर भौहें उठाई, जिससे उसे अपने हाथों को फैलाना पड़ा और अपना सिर हिलाना पड़ा। डेविस ने थोड़ी देर के बाद क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरी बेस छोड़ दिया, यहाँ तक कि एक जादुई जानवर माउंट की सवारी करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह खुद से उत्तर की ओर बढ़ गया क्योंकि उसने जमीन पर भारी पैरों के निशान छोड़े जो धीरे धीरे रेत में दफन हो गए। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने सिल्वर स्टेज बॉडी कल्टीवेशन के साथ उन्हें लूसिस किंगडम की सीमा की यात्रा करने के लिए केवल आधे दिन की आवश्यकता थी। एक ही मिनट में वह आखिरकार 20 किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम था। उन्होंने बिना आराम किए भी पूरी रफ्तार से दौड़ने का फैसला किया ताकि वह जल्द से जल्द सीमाओं पर पहुंच सके और मिशन को पूरा कर सके। इसके अलावा इस तरह की डैशिंग हवा जो उसके चेहरे को चल रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह इस तरह की भावना से प्यार करता था। बहुत बुरा है कि वह उड़ान भरने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह अभी भी रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक नहीं पहुंचा था। अपनी यात्रा के आधे रास्ते में उन्होंने उजाड़ मैदानों को छोड़ दिया। आधा दिन बीत गया क्योंकि उसकी दृष्टि रात को प्रतिबिंबित करती थी। डेविस आखिरकार रुक गया क्योंकि उसने अपने सामने के दृश्यों को देखा। सड़कों के चारों ओर घूमते लोग, अज्ञात की इमारतें, फिर भी मानव वास्तुकला उसकी आंखों में परिलक्षित होती है। पीछे देखते हुए उन्होंने कुछ सैनिकों को खराब डिजाइन वाले कवच में लिपटे हुए देखा जो बढ़े हुए बाढ़ के चारों ओर गश्त कर रहे थे। आगे देखते हुए उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। वह एक सेकंड पहले ही इस सीमावर्ती शहर में पहुंचा था। यहाँ तक कि अपनी आत्मा की साधना का उपयोग किए बिना वह इन सैनिकों को पार करने में सक्षम था जो सड़क किनारे ठगों के रूप में जर्जर दिखते थे। आगे चलते हुए उसने भौहें सिकोड़ी। लगता है कि यहाँ मेरा लक्ष्य ढूंढना मुश्किल हो सकता है, डेविस ने सिर हिलाते हुए सोचा।
जैसे ही वह चलता रहा, उसने एक इमारत देखी जो स्पष्ट रूप से एक सराय से मिलती जुलती थी। वह सराय की ओर चला गया और उसमें प्रवेश किया, जिससे दरवाजे पर घंटी बजने लगी, जिससे अंदर मौजूद लोगों को सतर्क कर दिया गया। आपका स्वागत है। आह, क्या आप एक बच्चे हैं? क्या आप रहने के लिए एक जगह चाहते हैं? एक बूढ़ी औरत जो थोड़ी बूढ़ी लग रही थी, उसने चिंतित स्वर में पूछते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। डेविस ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। यह तब 10 सोने के सिक्के होंगे। उसने अपने हाथ बढ़ाए और अपनी मुट्ठी खोली जहां 10 सोने के सिक्के देखे जा सकते थे। बूढ़ी औरत ने उसे ले लिया और उसे एक चाबी सौंप दी, धैर्यपूर्वक उसे निर्देश दिया कि उसे अपने कमरे में प्रवेश करने के लिए किस दिशा में जाने की आवश्यकता है। डेविस ने सिर हिलाया और एक भी शब्द कहे बिना अपने कमरे में चला गया। अध्याय 179 युवा मास्टर। डेविस स्वाभाविक रूप से अब आराम करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह इस जगह पर एक युवा मास्टर नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ तक कि अगर उसे एक मिल जाता है तो यह उसके लिए बेकार हो सकता है, क्योंकि वह युवा मास्टर निम्न ग्रेड कबीले या परिवार से हो सकता है। उसने कहा। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आत्मा की भावना को फैलाने से पहले कुछ मिनट के लिए आराम किया। उसकी आत्मा फैल गई, पूरी तरह से सीमावर्ती शहर को ढक लिया। बहुत सारी जानकारी, चित्र, दृश्य उनके दिमाग में संसाधित हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई वार्तालापों को सुना और ध्यान केंद्रित किया। उन्हें पता चला कि इस शहर का नाम एल्मर टाउन रखा गया था, जिसमें एक टाउन लॉर्ड था जो एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर था, जो एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन का चौथा चरण था। उन्होंने दो युवा मास्टर जैसी हस्तियों को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए देखा, बहुत सारे झगड़े, रात के मामलों और यहाँ तक की हत्याओं को भी। उसने अपनी आत्मा की भावना को पुनः प्राप्त किया और एक गहरी सांस ली। पहली नजर में यह शहर शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन अब वह समझ गया कि किसी भी जगह की तरह कई अंतर्धाराएं थी जहां विशेषज्ञ मौजूद थे। 1 साल। उन्होंने मुझे जो चुनौती दी थी, मैं उसे 1 साल में पूरा कर लूंगा और भाड़े के सैनिकों को छोड़ दूंगा। डेविस ने सोचा और अपना निर्णय लिया। अगर वह जल्द ही मजबूत बनना चाहते हैं, तो निकट भविष्य में वह एकल खेले तो बेहतर होगा। कम से कम क्लाउड स्प्रिंग मर्केनरीज में कुछ दिनों तक रहने से वह यही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। भले ही वहां के लोग अच्छे और दोस्ताना लग रहे थे, लेकिन नेता को उस पर बहुत संदेह था। वह जानता था कि नेता के लिए उस पर संदेह करना पूरी तरह से ठीक था और यह बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई विचार नहीं था, क्योंकि यह एक थकाऊ काम की तरह लग रहा था। इसलिए उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद छोड़ने का फैसला किया, जो उन्हें पर्याप्त क्लाउड स्प्रिंग अंक प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त होगा। इसके साथ वे दोनों लाभान्वित होंगे, न कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय से नुकसान होगा। उन्होंने अपनी आत्मा को फिर से बढ़ाया, इस शहर के सामान्य ज्ञान के बारे में जानने के लिए उत्सुक। केवल कुछ वार्तालाप थे जो उनकी रुचियों को दर्शाते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश वयस्क वार्तालापों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने नियंत्रण से उन्हें फिल्टर किया और एक ही समय में कई वार्तालापों को सुना। मैंने सुना है कि लूजरे साम्राज्य की 20वीं राजकुमारी की शादी फेलोर साम्राज्य के दूसरे राजकुमार से उसकी होने के लिए कर दी गई है। वे ऐसा क्यों करेंगे? एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जो सुंदर लग रही थी ने सवाल किया, जबकि उसकी भौहें बेहोश हो रही थी। क्या तुम नहीं जानते? मैंने सुना है कि आधे साल पहले भोज के दौरान दूसरे राजकुमार द्वारा उसका उल्लंघन किया गया था। एक चालाक आदमी होने के नाते उसने हारे हुए राज्य पर कुछ गंदगी रखी होगी, जिससे वे आज्ञाकारी रूप से समझौता कर सकते हैं। अन्यथा क्या आपको लगता है कि वह इस तरह का दिखावा करने की हिम्मत करेगा? एक अन्य मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो काफी सुंदर लग रहा था, उसने अपने चेहरे पर एक स्नीर के साथ कहा, आह बेचारी राजकुमारी, हम महिलाओं के लिए यह मुश्किल है। तब महिला ने अपना सिर हिलाया। आदमी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, ओह, आप ऐसा कह सकते हैं? क्या आप सहमत नहीं है? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चकाचौंध करते हुए सवाल किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह कहने से पहले निगल लिया, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं को यहाँ मुश्किल होती है, लेकिन यह पुरुषों पर भी लागू होता है। ओह, समझाने की परवाह है। उसके चेहरे पर मुझे प्रबुद्ध करने के भाव थे। उस आदमी ने अपने कपड़े उतार दिए और एक ही नाम बोला, महारानी एरियाना। औरत अचानक चुप हो गई। हम? महारानी एरियाना? यह कौन है? डेविस ने उनकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुदबुदाया। वह और अधिक जानना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें सुनना जारी रखा, लेकिन उस नाम का उल्लेख किए जाने के बाद वे उस विषय के पास फिर कभी नहीं पहुंचे। डेविस ने उस आदमी के इसे फिर से लाने का इंतजार किया, लेकिन रात के मामलों में शामिल होने से पहले माहौल थोड़ा अस्पष्ट हो गया। उन्होंने आह भरी और उन्हें अपनी आत्मा की भावना से बाहर निकाल दिया, अन्य दिलचस्प जानकारी की खोज की। उन्होंने शानदार पात्रों के साथ साथ कुछ पात्रों का कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जिनकी बेहद खराब प्रतिष्ठा थी, लेकिन चर्चा बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि यह रात का समय था। उनमें से अधिकांश खेती करते थे, जबकि अन्य रात के मामलों में लगे हुए थे, जबकि कुछ अन्य दोनों करते थे। इस समय केवल कुछ ही बातचीत में लगे हुए थे। उसने अपनी आत्मा की भावना को वापस प्राप्त किया और बिस्तर पर लेट गया। उन्हें मिली सभी जानकारी के साथ उन्होंने कुछ पात्रों के लिए घृणा या प्रशंसा महसूस की। ठीक है, मैं न्याय करने वाला कौन होता हूँ? वह हंसे और सोते समय अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि ईव्सड्रॉपिंग एक अनैतिक कार्य था, लेकिन उसे जानकारी की आवश्यकता थी, इसलिए वह इसके बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था जब तक कि यह किसी को नुकसान न पहुंचाए। अपने दिमाग में उन्होंने केवल ईव्सड्रॉपिंग को थोड़ा अनैतिक कार्य के रूप में चिह्नित किया। आखिरकार कुछ स्थितियों में कुछ जानकारी सुने बिना वह है जो बेरहमी से शिकंजा कसने जा रहा है। अगले दिन सुबह जब वह जाग गया तो उसने तुरंत अपनी आत्मा की भावना को फिर से बढ़ाया। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, वह गश्ती गार्डों से कुछ बातचीत सुनकर बहुत सारी जानकारी हासिल करने में सक्षम थे, जो कल रात पहरेदारी करते समय सो रहे थे। जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए सुनता रहा, उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसे वह मिल गया जो उसे चाहिए था। अपनी आंखें खुली रखो। हमें जानकारी मिली है कि यंग मास्टर जैक्सन लार्ज जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए उजाड़ मैदानों के रास्ते पर है। उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ मत करो, ताकि ऐसा न हो कि आपको किसी आपदा का सामना करना पड़े। एक हेड गार्ड ने अपने अधीनस्थों को चेतावनी दी, क्योंकि वह कुछ करने के लिए गया था। हाँ, हेड गार्ड के जाने के बाद जब वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे तो गार्ड की तरफ से जवाब आया, क्या यंग मास्टर जैक्सन लूजरिस किंगडम कैपिटल के लार्ज परिवार से नहीं है? एक युवा गार्ड ने अपने चेहरे पर एक भ्रमित भाव के साथ पूछा। एक अन्य गार्ड जो अनुभवी और बुद्धिमान लग रहा था ने जवाब दिया, हाँ, वे 5 साल पहले राजधानी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यंग मास्टर जैक्सन ने ब्लैकवेल परिवार से मिस कैटरीन का स्नेह हासिल करने के बाद वह अपने परिवार को राजधानी में स्थानांतरित करने में सक्षम था। अध्याय 180 घात लगाकर किया गया। ऐसी किस्मत और भाग्य, काश मेरे पास उसके जैसा बेटा होता। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के गार्ड ने नाराज स्वर में विलाप किया। सपना देखो,
यदि यंग मास्टर जैक्सन प्रतिभाशाली नहीं है तो क्या आप सोचेंगे कि वह ब्लैकवेल के परिवार की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम होगा? अनुभवी गार्ड ने व्यंग्य किया लेकिन जारी रखा, युवा मास्टर जैक्सन केवल 30 वर्ष का है, लेकिन वह त्रिखेती करता है जिससे उसे उन किसानों पर लाभ मिलता है जिनके पास उसके समान खेती का आधार है। त्रिखेती FK अपनी आवाज कम करो, कोई हमें परेशान कर सकता है। बाएं और दाएं देखते ही युवा गार्ड कांप उठा। मैं नौसिखिया को जानता हूँ, बात बस इतनी है, मैं भी 30 साल का हूँ लेकिन मैं उसके जूते साफ करने के लायक भी नहीं हूँ। हम अपने पूरे जीवन में नीच होने के लिए अभिशप्त हैं, साथ ही उच्च स्थिति के लोगों को अपमानित करने के बजाय उनके साथ पक्षपात करने की कोशिश करके खुद का पूरा उपयोग कर सकते हैं। अनुभवी गार्ड ने हल्की आवाज में कहा जैसे कि वह समझ गया कि दुनिया कैसे संचालित होती है। तुम ठीक कह रहे हो। डेविस मुस्कुराया, चूंकि जैक्सन राजधानी से है इसलिए उसका परिवार कम से कम एक मध्य या उच्च स्तरीय पृथ्वी ग्रेड परिवार होना चाहिए, लेकिन उसके पास एक समर्थन है जो उच्च ग्रेड का है। मुझे क्या करना चाहिए? वह अपने जीवन के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि यंग मास्टर जैक्सन को अपमानित करने के बाद होने वाली परेशानी के बारे में चिंतित था। उसने अपनी आंखें घुमाने से पहले एक सेकंड के लिए सोचा, मैं इसे भेष बदल कर करने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि चिंता करने का क्या फायदा है, क्योंकि यह मुझे भी प्रभावित नहीं करेगा। आधा दिन और बीत गया। टियान लॉन्ग ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया क्योंकि वह सही समय की तलाश में था। वह इस जैक्सन को एक या दूसरे तरीके से बर्बाद करने जा रहा था, इसलिए उसे इस गरीब आत्मा की प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। कम से कम इसने उसे दूसरे शहर या शहर जाने की परेशानी से बचा लिया। कुछ मिनट बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह आ गया। एल्मर टाउन के उत्तरी द्वार के पास एक काफिले को आते हुए देखा जा सकता है। काफिले में जादुई जानवरों से घिरी गाड़ियां शामिल थी जो घोड़े और भैंस के मिश्रण की तरह दिखती थी। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी, उसकी आंखें लाल थी क्योंकि उसकी नाक से धुआं निकल रहा था। हाँ, ड्राइवरों ने मैजिकल बीस्ट को कोड़े मारे जिससे यह रुक गया क्योंकि उसकी आंखें अचानक नीली हो गई। यह लार्स परिवार का काफिला है, हमें गुजरने दो। लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर अपने शब्दों को पूरा कर पाता, लकड़ी के गेट जो दूसरे चरण के विशेषज्ञों के हमलों का सामना कर सकते थे खुल गए। यह देखकर कि गेट खुल रहे थे, ड्राइवर का चेहरा स्वचालित रूप से मुस्कान में बदल गया क्योंकि गार्ड के सामने एक गर्व की मुस्कान सामने आई थी। हाँ, उसने जादुई जानवरों को कोड़े मारे जिससे वे दहाड़ने लगे और आगे की ओर भागने लगे। धमाका! अचानक एक टुकड़ा सड़क पर गिर गया, विभिन्न प्रकार के उपकरण और हथियार गिरा दिया जिससे चालक ने काफिले को जल्दी से रोक दिया। क्या नरक है? हमें माफ कर दो, हम इसे तुरंत दूर ले जाएंगे। एक जवान गार्ड आया। जल्दी करो, हमें पूरे दिन नहीं मिला। ड्राइवर गुस्से से चिल्लाया, हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही थी। 10 सेकंड बीत गए। आपको इतना समय क्यों लग रहा है? ड्राइवर चिल्लाया। कृपया कुछ सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें। युवा गार्ड को इकट्ठा करने में परेशानी हो रही थी और उसने गलती से उपकरण गिरा दिया। 20 सेकंड बीत गए। तुमने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। इस समय तक अन्य गार्ड भी उन्हें उपकरणों के बक्से इकट्ठा करने में मदद कर रहे थे जैसा कि उन्होंने समझाया था। 30 सेकंड बीत गए। टोकरा दूर ले जाओ, जल्दी करो। ड्राइवर धैर्य खोने के साथ साथ बेहद घबराया हुआ भी था। जैसे ही गार्ड ने सभी उपकरणों को टोकरे में जमा करना समाप्त कर दिया, गाड़ी से एक दरवाजा खुला। एक नीले रंग का युवक गाड़ी से बाहर निकला। वह अपने चेहरे की विशेषताओं के साथ काफी गर्म और सुंदर लग रहा था। अपने स्वभाव के साथ मिलकर वह सौम्य लग रहा था। उनके पास हरे भरे काले बाल थे जो पोनीटेल में बंधे हुए थे जो उनकी कमर तक पहुंच गए थे। ड्राइवर ने पीछे देखा क्योंकि उसकी पीठ अपने युवा गुरु के लिए एक नुकसान होने के डर से पसीने से भीगने लगी थी। इससे भी अधिक युवा मालिक के वफादार नौकर के रूप में अपनी स्थिति खोने का डर था। हम मार्क, इतना समय क्यों लग रहा है? नीले रंग के युवक ने शांत दृष्टि से सवाल किया। युवा गुरु, इस नीच नौकर को तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ कर दो। बात बस इतनी है कि हमारे सामने एक नाकाबंदी को साफ किया जा रहा है, हमें कुछ ही मिनटों में जाने में सक्षम होना चाहिए। ड्राइवर कांप गया और समझाया, भले ही वह जानता था कि युवा मास्टर को सोल सेंस का उपयोग करके बाहर क्या हो रहा था। सनसनाहट! ड्राइवर की आंखें खुल गई क्योंकि एक सिलहुट उसके पास से अंधी गति से उड़ रहा था। मर जाओ! एक चीख गूंज उठी जिससे आसपास के लोग झटके से पल भर के लिए जम गए। नीले रंग से लूट हुआ युवक आने वाले सिलहुट को देखते हुए घबरा गया। रुक जाओ! काफिले के गार्ड और लोगों ने चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक कटा हुआ सिर उड़ गया जिससे पूरी गाड़ी में खून के छींटे पड़ गए, जबकि आसपास सदमे की लहर फैल गई। युवा मास्टर जैक्सन, काफिले के लोग सदमे में चिल्लाए, इससे पहले कि वे सभी आराम से और उसके करीब आ गए। गंभीरता से, मुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक बाधा छोड़ना, यहाँ तक कि अगर यह एक हत्या है तो यह काफी लंगड़ा है, जैक्सन ने हंसते हुए कहा। सिर एक खूनी गड़गड़ाहट आवाज के साथ जमीन पर गिर गया जिससे देखने वालों के होश उड़ गए। तलाश में रहो! जैक्सन काफिले पर चिल्लाया और गैरिसन की दिशा की ओर मुड़ गया। हैरानी की बात है, एल्मर टाउन में हत्यारे मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने शांत स्वर में सवाल किया। हम हिम्मत नहीं करते। युवा मास्टर, कृपया हमें बख्श दें। वह हत्यारा कुछ दिन पहले ही एक गार्ड के रूप में हमारे साथ शामिल हुआ था। गैरिसन से चिल्लाहट निकली जिसने उसकी रुचि बढ़ा दी। फिर उसने उग्र स्वर में आदेश दिया, मार्क, जाओ और जांच करो। टाउन लॉर्ड को बुलाओ। मार्क चिल्लाया क्योंकि वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा। अजीब है, वह कौन था? ऐसा लग रहा था कि मेरी हत्या करने के बजाय वे मेरी जांच कर रहे थे या मुझे उकसा रहे थे। यह कौन हो सकता है? जैक्सन ने सोचा कि उसने अपनी आत्मा की भावना को फैलाया, मास्टरमाइंड और यहाँ तक कि सहयोगियों की तलाश की।